हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीपीएससी आरओ का पेपर जो 2014 का था और ये 26 अप्रैल 2015 को हुआ है। तो ये आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर या एआरओ का पेपर है पिछले साल का। और अभी 27 नवंबर को 2016 27 नवंबर को एक आरओ का पेपर होने वाला है 2016 का। तो उसके लिए ये प्रीवियस ईयर्स के यूपीपीएससी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई सारे लोगों ने मुझसे बोला था ये, तभी मैं ये प्रीवियस ईयर का पेपर ला रहा हूँ। और इसमें देखिए ये कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। 140 क्वेश्चन आते हैं टोटल ये वाले पहले वाले पेपर में जीएसजी के करंट अफेयर में। और इसमें करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इस पे ज्यादा फोकस करिएगा। कम से कम 140 में से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे कम से कम, और बाकी 20 क्वेश्चन के करीब आते हैं ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और ये करीबन 90 क्वेश्चन के आसपास फिर बाकी वो जीएसजी के से आते हैं जो भी है। हमने कई सारे वीडियो सीरीज चला रखी, पूरा यूपीपीएससी का आरओ का हमने वो आपको दे रखा है पहले भी। एक मैंने कंपाइलेशन वीडियो आज पोस्ट किया, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें जितना भी वो काफी सारा इंपॉर्टेंट चीज है उसमें, काफी सारा उसमें आ सकता है आपको। और प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग पहले ही आपको कई सारे वीडियो में दे चुके हैं, तो वो आप उसको देख लीजिएगा। यूपीपीएससी का अपर का प्रीलिम्स है, लोअर का प्रीलिम्स है, उसके पिछले 3-4 साल के पेपर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ आपको, उसमें देख लीजिएगा। चलिए इसमें आरओ का पेपर देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट होगा ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2015। ये इनको राजेंद्र सिंह है, इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, आप याद रखिएगा। राजस्थान के हैं ये, और ये राजेंद्र सिंह है, वाटरमैन ऑफ इंडिया। और ये किस एनजीओ से एसोसिएटेड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तरुण भारत संघ। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बी। फिर ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 7th एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डिजास्टर रिस्क पे जो होना है 2016 का, वो कहाँ पे होना था? इंडिया में। ये तब क्वेश्चन पूछा गया था ये। फिर ये फर्स्ट काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2015 में जो ऑर्गेनाइज किया था इंडिया फाउंडेशन और इन एसोसिएशन विद सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, वो कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। ये आपने देखा होगा, करंट अफेयर्स का रिलेटेड क्वेश्चन है ये। जो लोग पिछले बार भी दिए होंगे उनको ही पता भी होगा। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। 40% ऑफ 50% ऑफ 2/5 ऑफ 2000। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, 40% यानी कि 40/100। ठीक है, फिर 50% यानी कि इंटू 50/100। फिर ऑफ 2/5 यानी कि इंटू 2/5। और ऑफ 2000 यानी कि इंटू 2000 कर दो आप। तो बस ये कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा इसका डी यानी कि 160। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालना है इसमें, जो ये डिनोमिनेटर वाला है जो टर्म 13, 26, 39, इन सब का आप एलसीएम ले लो, और फिर बाकी सब ये आ जाएंगे। अगर आप सबका एलसीएम ले लोगे तो नीचे सब बराबर हो जाएगा, फिर ऊपर वाला देख लो कौन सा ग्रेटेस्ट है। आंसर आएगा इसमें सी। या फिर डायरेक्ट अगर किसी की मैथ को काफी तेज है तो आप डेसिमल में भी करके देख सकते हैं। जैसे 9/13 कितना होगा? 13, ये 0.7 के आसपास होगा। फिर 26 ये ऐसे ही करके देखेंगे तो आपका सी आंसर आएगा। ये वाले क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले इसमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये सेम नहीं आते हैं, तो आप इसमें देख लीजिएगा। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, तो इसमें कौन सा डिफरेंट है? बाकी अगर आप सब में देखेंगे, देखिए इसमें सब प्राइम नंबर है, 3, 11, 13, 17। इसमें भी सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वही होता है कि जो किसी से डिविजिबल नहीं हो सकता। 3, 7, 17, 17, और इसमें सब नंबर प्राइम नहीं, क्योंकि 14 भी डिविजिबल है 2 से, और 18 भी है डिविजिबल। तो ये वाला सेट अलग है, तो 6 का आंसर है बी। इसमें देखिए एक पूछा है कि एक प्राइम नंबर है 10 और 50 के बीच में, जो कि अनचेंज रहता है अगर इसकी डिजिट रिवर्स कर दो। पहली बात तो अब ये अगर डिजिट रिवर्स करने पे मतलब दोनों डिजिट सेम होंगी, तो आप इसमें से दोनों डिजिट सेम वाले नंबर 10 से 50 के बीच में देख लो। 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, और 44। अब इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है? ये सिर्फ 11 है, क्योंकि 22 डिविजिबल है 2 से, और 33 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, एंड 44 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। तो इसमें सिर्फ प्राइम नंबर होगा 11। और इसका फिर पूछ रहा है स्क्वायर क्या है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। बस ये 8 क्वेश्चन है। मिसिंग लेटर इसमें करना है। देखिए अगर आप देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो ARENIZJM, यानी कि ए के बाद देखिए पहला और तीसरा ऑड इवन का, इसमें देखिए ए के बाद ई आया, यानी कि ABCD। 3 इसमें आपने गैप कर दिया, और फिर ये वाला आ गया ई। फिर ई के बाद एफ जी एच आपने गैप किया और आया आई। आई के बाद JKL, एल के बाद आया एम। तो मतलब 3-3 का गैप है। इसमें 3-3 ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें 3-3 कम होते जा रहे हैं। देखिए अगर आप देखेंगे NOPQ, इसके बाद आया आर।
और फिर ये एन से पहले क्या आया, जे, जे के बाद के एल एम, तो उसके बाद आया एन, तो इसमें रिवर्स जा रहा है। तो आप इसी हिसाब से देखेंगे तो आर के पहले तीन, आर के अगर तीन वर्ड ले लो उसके पहले आता है एन, एन के तीन वर्ड ले लो उसके पहले आता है जे, जे के अगर तीन वर्ड ले लो उसके पहले आता है ये डी, यानी कि एफ। तो एफ आएगा इसमें, 8 का आंसर होगा इसमें डी। नाइन्थ है कि इन द वर्ड मैथमेटिक्स इफ एम इज रिप्लेस्ड बाई पी, ए बाई डी, मतलब एम के बाद आप ये एम एन ओ दो और उसमें गैप करके और तीसरा वो दे दो कि एम एन ओ पी, फिर ए के बाद बी सी डी, टी के बाद यू वी डब्ल्यू। तो ऐसे ही अगर आप करते जाएंगे पूरा, तो अगर आप देखेंगे इसमें तो ये नाइन्थ वाला जो पूछ रहा है कि द लेटर ऑफ नाइन्थ प्लेस, अगर देखेंगे आप तो नाइन्थ प्लेस कौन है, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, यानी कि आई के बाद आई का की जगह कौन सा लेटर आएगा, तो दो आप गैप कर दो तो आई जे के एल, दो दो आपको छोड़ने हैं जे के और उसके बाद वाला लेटर लेना है एल, यानी कि एल आएगा इसका आंसर। तो नाइन्थ का आएगा इसमें बी। फिर इसमें इसी तरह अगर आप देखेंगे इसमें सॉल्व करेंगे तो इसका 10 का आंसर आएगा, आप इसको खुद सॉल्व करिएगा बी। 11 का आंसर इसमें आएगा डी। ये वाले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतने इंपॉर्टेंट है नहीं ये। इसमें देखिए ये क्वेश्चन ज्यादातर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। 12 का आंसर है इसमें सी। ये इसमें दिया हुआ है देखिए राम वॉक्स। ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं, आप सिर्फ इसको एक चीज याद रखिएगा कि ये मैं बता दे रहा हूँ आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन के लिए कि ये आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो पहले आप ये फिगर बना लें, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। अब उसी हिसाब से जो उसमें लिखा है वो आप करते हैं। राम वॉक्स 4 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, यानी कि आप यहाँ से और हमेशा ओरिजिन पॉइंट से चालू करिए। तो अगर आपने ओरिजिन पॉइंट से चालू किया तो राम वॉक्स 4 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ये है डायरेक्शन। तो यहाँ से आप 4 किलोमीटर को चला दीजिए, फिर एंड देन 3 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो यहाँ से आप 3 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएंगे साउथ वेस्ट, क्योंकि ये वाला होगा साउथ वेस्ट यहाँ पे होगा। तो 4 ये है और 3 ये है, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा। ये जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री का बनेगा। तो इसमें वो वाली थ्योरम लगेगी कि ये हो जाएगी इसकी हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा इसका बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 5 हो जाएगी ये लेंथ। अब यही पूछ रहा है, तो ये ओरिजिन पॉइंट था और यहाँ पे राम खड़ा है इस समय, तो 5 इसकी दूरी है, तो 13 का होगा डी। उसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे इसमें 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 आंसर आपको सीरीज का आंसर बताना है कि कौन से इसमें नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा। तो इसमें आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो अगर आप देखिए एक्स के पहले क्या आया है, ये एक्स के पहले वी आया है, यानी कि वी डब्ल्यू, एक का गैप है इसमें। फिर टी यू वी, टी के पहले क्या आया है, आर एस टी, तो आर के पहले एक क्या आएगा, पी आएगा, क्योंकि पी क्यू आर, तो पी पहले होगा इसमें, तो पी सब में है। अब लास्ट वाला टर्म देखिए इसमें डब्लू, फिर एक्स वाई और जेड। तो डब्लू से पहले क्या था, वी, यानी कि लास्ट में वी होना चाहिए, तो पी और वी, तो या तो ये होगा बी होगा और यह होगा ये डी। ठीक है, अब इसमें बीच वाला ऐसे देखेंगे तो बी के एक बाद सी और फिर डी, डी ई एफ, एफ जी एच, यानी कि आई जे, तो जे होना चाहिए एफ जे, तो ये होगा आंसर बी होगा 14 का। इसीलिए ऐसे ही इसमें ये 15 क्वेश्चन है कि इसमें अगर लॉक को अगर आपको बैंक तक लाना है और इसमें पूछ रहा है कि लॉक से बैंक तक आप बनाओ, लॉक मतलब लॉक एक वर्ड है, उसको बैंक में कन्वर्ट करना है और हर स्टेज में कितने चेंज करने पड़ेंगे, पहली बात तो कि कितने चेंज करने पड़ेंगे और हर चेंज में एक मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। तो पहले तो आप ये देखिए कि लास्ट में इसके के है और इसमें भी लास्ट में के है, तो लॉक से बैंक हो गया ये। ठीक है, अब के तो दोनों में कॉमन है, यानी कि एलओसी से बी ए एन तक लाना है हमको। तो एलओसी से बी एन तक कैसे लाएंगे, पहले आप एल को बी बना दो तो बी ओ सी के हो गया। ये भी मीनिंगफुल वर्ड है, आप इसकी गूगल पे इसकी माने ये जो भी मीनिंग है वो देख सकते हैं। फिर ए कर दीजिए, बी ए सी के बैक भी होता है। ठीक है, तो ए कर दिया ये, क्योंकि बैंक बनाना है हमको, तो बी ए पहले यहाँ पे बी ले आए फिर ए ले आए, फिर थर्ड वाले में इसमें सी है, तो सी को आप इसको एन कर दिए तो बैंक। तो 3 मीनिंगफुल वर्ड हो गए, 3 इसके मिनिमम स्टेप हैं। तो ये पहला पार्ट है। अभी आप बताइएगा इसको कंटिन्यू करना है कि अभी कि नहीं करना है, आप इसमें कमेंट करिए जल्दी से, और फिर मैं इसको पूरा अभी कर देता हूँ। अब ये आपका 2014 का जो पेपर है अप्रैल 2015 में हुआ था, और इसमें और भी कई सारे मैंने टिप टिप लाई, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी काफी सारे फैक्ट है इसमें, मैं बताता हूँ आपको। आप कमेंट करिए पहले कि इसमें चाहिए कि नहीं अभी।
देखिए यूपीपीएससी आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर का जो एग्जाम है 27 नवंबर को, उसके लिए ये पेपर है। 2014 का पेपर है ये, 2014 का, और ये अप्रैल 2015 में हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है। यूपीपीएससी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पार्ट हम देख चुके थे, 15 क्वेश्चन देख चुके थे, ये 16 है। देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड में इसमें बोल रहा है लेंथ इंक्रीज कर दी गई बाई 50%, तो यानी एल थी वो 1.5 एल हो जाएगी, क्योंकि बाई लिखा है, बाई है तो ये 1 + 0.5 हो जाएगा, और ब्रेथ बाई 20%, यानी कि ये 1.2 हो जाएगी ब्रेथ। अब इसका एरिया निकाल लीजिए आप, तो ये नई लेंथ हो गई, ये नया ब्रेथ हो गया, तो इसका 1.8 टाइम्स आ जाएगा एरिया, यानी कि 9/5 टाइम्स, तो 16 का होगा सी। 17 है कि इफ लुकिंग एट द मिरर द टाइम इन अ क्लॉक अपीयर्स टू बी 30 minutes past 9, मतलब 9:30 बजे, अगर आप एक शीशे में देख रहे हैं जहां पे टाइम जो क्लॉक पीछे लगी हुई है और शीशे में जो टाइम दिखा रहा है वो 9:30 का दिखा रहा है, तो देखिए 9:30 का दिखा रहा है, तो आप इसको रिफ्लेक्ट कर दिए इधर, तो 2:30 होगा जो ओरिजिनल टाइम होगा, क्योंकि जो भी इसकी इमेज होगी वो इसकी इस जगह पे अगर आप इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो इधर आ जाएगा ये। 17 का होगा ए। इसी तरह 18 का आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका होगा सी। कुछ आप सॉल्व करिए अपने आप के, क्वांटिटेटिव वाले जो एप्टीट्यूड वाले हैं ये सॉल्व करने से, इसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जैसे 19 देके दिया हुआ है, ये एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज में क्या होता है, 1 2 3 4 नंबरों का एवरेज दिया हुआ है। अब इसका एवरेज दिया हुआ है 20, तो यानी कि 5 + 10 + 15 और प्लस ये प्लस एक्स डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 20, उससे इसकी वैल्यू निकल आएगी, तो 19 का आ जाएगा डी। 15 है कि विच वन अमंग्स द फॉलोइंग स्टेट हैज डिक्लेयर्ड हाउस स्पैरो एज इट्स स्टेट बर्ड, तो हाउस स्पैरो को स्टेट बर्ड डिक्लेयर कर दिया गया था। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर देखिए आप ज्यादा तैयार कर लीजिएगा अच्छे से एकदम, 6 मंथ्स की तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए आपको, और अगर 9 मंथ की हो जाएगी तो काफी बेटर रहेगा। तो हाउस स्पैरो, ये 20 क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी। दिल्ली ने जो हाउस स्पैरो इसको स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया है। 21 है फेमस पर्सनालिटी यूसुफ अली केचरी, ये भी करंट अफेयर से इतना अब इम्पोर्टेंट नहीं, तो ये मलयालम पोस्ट ये पोइट थे। 22 है द बुक इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव हैज बीन रिटन बाय, ये बुक का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये इसको याद रखिएगा। ये मीरा कुमार ने लिखी थी, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव। 23 ये भी ये पर्सन इन न्यूज वाले क्वेश्चन है। देखिए 140 क्वेश्चन आएंगे इसमें जीएस पेपर में, और करीबन 30 से 40 के क्वेश्चन के बीच में करंट अफेयर आएगा, तो करंट अफेयर आप अच्छे से कर लीजिएगा। फेमस पर्सनालिटी लिया वॉन लीर, ये जो भी इनकी डेथ हुई थी, तो इसका आंसर है इसमें बी, क्या थे, पायनियर ऑफ इजराइल सिनेमा। फिर है हु हैज रिटन द बुक श्री रामायण महान वेशनम, तो इसका आंसर है एम वीरप्पा मोइली, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए सोलर इंपल्स 2 क्या है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये सोलर पावर्ड प्लेन है जो पूरी दुनिया की उस पे निकल पड़ा है, ये ट्रेवल पे, इंडिया से भी गुजरा था ये। 26 है विच स्टेट एड लॉन्च भाग्यश्री स्कीम, किसने लॉन्च की थी, ये महाराष्ट्र ने की थी, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। जनरथ क्या है, ये जनरथ इज अ नेम गिवन टू, ये टू लो कॉस्ट एसी बस सर्विस स्टार्टेड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। देखिए 140 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 7 8 क्वेश्चन आते हैं करीबन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का है। 27 है जो जनरथ क्या है, ये है बस है, ये लो कॉस्ट की एसी बस सर्विस है जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर 2013, देखिए ये जरूर क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है। अगर आप सब पढ़ेंगे तो इसमें ए वाला इनकरेक्ट होगा कि द बर्थ रेट इन यूपी वॉज लेस देन बर्थ रेट इन इंडिया। फिर 29 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 2015-16 को किस वर्ष के रूप में ये सेलिब्रेट करने का यूपी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, किसान किसान ईयर या फार्मर्स ईयर। 29 का सी है। 30 है इन द सेंसस ऑफ 2011 द हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ पे थी, कानपुर में थी। ये सेंसस 2011 का जो यूपी का जितना भी डेटा है वो मैं एक अलग वीडियो में बना चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा जरूर। लार्जेस्ट शेयर ऑफ रिवेन्यू ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, देखिए लार्जेस्ट शेयर ज्यादातर इंडिया में जितनी भी स्टेट है सबका सेल्स टैक्स से ही आता है ज्यादातर।
इसमें ये यहाँ पे ट्रेड टैक्स में ही सेल टैक्स इंक्लूड होगा यहाँ पे, तो ये ट्रेड टैक्स आता है, ये 31 का होगा बी। 32 है इन उत्तर प्रदेश द नॉलेज पार्क। नॉलेज पार्क कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में है। लोगो जो मेक इन इंडिया का है उसमें शेर है, ये तो आपने देखा ही होगा, ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन की क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, ये भी देखिए। फिर 34 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एसेसरी डाइटरी फैक्टर, ये बोलते हैं विटामिन को। 35 है बायोडिग्रेडेबल कौन है, मतलब जो ये बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल हो सकता है और वो नेचर में ही मिल जाता है, मतलब तो ये है रबड़, बाकी नहीं होंगे इसमें से, प्लास्टिक, पॉलीथीन और मरकरी नहीं होगा। 36 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीमेंट इन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, ये तो आपको पता ही होगा। फिर उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाई गई थी, और उसके लिए फिर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो अभी तक की सबसे सक्सेसफुल, उसको एनवायरमेंटल ट्रीटी मानते हैं। गैस जो एरोप्लेन के लिए यूज करते हैं वो है नाइट्रोजन। एरोप्लेन के जो टायर इसमें इन्फ्लेट करने के लिए भरी जाती है वो है नाइट्रोजन। 37 का है सी। 38 एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट। एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। रेड इंक किससे प्रिपेयर की जाती है? EOSIN से। भोपाल गैस ट्रेजिडी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो आपको पता ही होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। 40 का है सी। केमिकल यूज्ड एज, देखिए ये जो MIC वाला क्वेश्चन है, भोपाल गैस ट्रेजिडी वाला, ये कई बार पूछा जाता है और कई एग्जाम में, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो स्टेट पीसेस वाले एग्जाम है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उसको आप जरूर सॉल्व करिए। अगर 140 क्वेश्चन है तो उसमें करीबन 10-15 क्वेश्चन ऐसा होता है अक्सर कि जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है या फिर उसी साल, जैसे अभी उत्तराखंड का लोअर का हुआ है, जो भी एग्जाम हो रहे हैं, SSC स्टेट पीसेस, ये सब शफल करते रहते हैं आपस में। फिर 41 है द केमिकल यूज एज फिक्सर, जो फोटोग्राफी में यूज करते हैं वो है सोडियम थायोसल्फेट। परसेंटेज वाइज कौन सी गैस मोस्ट अबेंडेंट है एटमॉस्फेयर में? ये तो आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन है 70% के करीब, 78%, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन 21%। 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर्स। ये केराटिन होता है जो ह्यूमन के हेयर्स में और जो नाखूनों में होता है, इसको केराटिन प्रोटीन बोलते हैं। 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट शुड नॉट बी यूज्ड एज डाइनिंग टेबल सॉल्ट। ये कौन सा नहीं यूज कर सकते हैं? ये रॉक सॉल्ट। नेचुरल, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है नॉट, तो आप ये नॉट कहाँ पूछा है, और शुड बी ये, यानी कि करेक्ट और इनकरेक्ट, ये जरूर एक क्वेश्चन को पढ़िएगा जरूर, 4-5 सेकंड क्वेश्चन को दीजिएगा, वरना फिर ये कई बार क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं, आपने देखा भी होगा, फील भी किया होगा। नेचुरल कैम्फर यानी कि कपूर किससे ऑब्टेन करते हैं? अ ट्री नेटिव टू चाइना एंड जापान, एक पेड़ है जो कि नेटिव है चाइना और जापान में। काऊ का जो मिल्क होता है वो येलोइश क्यों होता है? वो होता है CASEIN की प्रेजेंस की वजह से। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें आपको या तो ए और असर्शन और रीजनिंग वाला है, मतलब ए और आर राइट है और फिर आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो ये है, देखिए इसमें लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट, ड्यूरिंग स्लीप ब्राइट लाइट इज अनडिजायरेबल, ये तो सही है। और दूसरा है कि इन ब्राइट लाइट प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन इन द बॉडी इज स्लोली, मतलब कंसिडरेबली इंक्रीज्ड, ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ये, देखिए हम लोग को जो नींद लेते टाइम ये डार्क में सोना चाहिए लोग बोलते हैं, और क्योंकि ब्राइट लाइट में जो है ये प्रोडक्शन, ये जो मेलाटोनिन का होता है ये डिक्रीज रहता है और डार्क लाइट में इंक्रीज होता है एक्चुअली। नहीं तो इसमें ये आर एक्चुअली फॉल्स है, ये सी होगा इसका आंसर। ब्राइट लाइट में हमको नहीं सोना चाहिए, इसीलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि जो मेलाटोनिन है उसका वो डिक्रीज होता है, डार्क लाइट में इंक्रीज होता है वो। 48 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गिवन द टाइटल ऑफ शाह बुलंद इकबाल। भाई शाहजहां, शाहजहां ने किसको शाह बुलंद इकबाल बोला था? वो है दारा शिको। नयानार्स कौन थे? शेवाइट्स, यानी कि शैव, ये जो रिलीजन के फॉलोअर, ये जैसे कुछ शिव के फॉलोअर होते हैं, कुछ विष्णु के, तो इनको वैष्णवाइट बोलते हैं, शिव के फॉलोअर को शैवाइट बोलते हैं। 50 है सप्ता पारनी केव, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये राजगृह में लोकेटेड है। फिर 51 है द्वारा समुद्रा किसकी कैपिटल थी, किस डायनेस्टी पावर की कैपिटल थी? थी होयसाला की। तो ये 51 क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में।
ये तीसरा पार्ट होगा। यूपी पीएससी जो आरओ का एग्जाम हुआ था पिछली बार 2014 का एग्जाम था, और ये अप्रैल में हुआ था करीबन, और 2015 में। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं ये। यूपी पीएससी आरओ का सॉल्व पेपर है ये 2015 का, तीसरा पार्ट है। 51 क्वेश्चन तक हम देख चुके थे। 52 है गोपता ब्राह्मण, ये किससे एसोसिएटेड होता है? अथर्ववेदा से होता है। 52 का सी है। 53 है महाभारत को क्या कहते थे? जय संहिता। महाभारत इज ऑल्सो नोन एज जय संहिता। कई सारे इसमें मंत्र थे, इसीलिए इसको जय संहिता बोलते थे। कलेक्शन था पूरा ये एक्चुअली। 54th है फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज नोन दैट स्कंद गुप्त ने हराया था हून्स को। ये किस इंक्रिप्शन से पता चलता है? तो इस ये भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। 54 का ए। 55 है वल्लभी यूनिवर्सिटी, कहाँ पे ये सिचुएटेड है? गुजरात में है। 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वेयर ऑथर्ड बाई हर्ष। ये जो हर्षवर्धन एक राजा था, काफी फेमस था। किस किस वर्क को इसने किया है? 1, 2 एंड 4, यानी कि प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली। ये हर्ष चरित्र एक्चुअली हर्ष का एक कोट पोएट था, बानभट्ट, उसने लिखी थी। तो 56 का है बी। 57 है लार्जेस्ट एंड मोस्ट वॉल्ड रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ द हिनायान फेस, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? कार्ले में। 58 है इन होज वायसरल्टी, मतलब किसकी, कौन वायस रहता जब रॉलेट एक्ट पास किया गया था? तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि सी आंसर है। 59 है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये 1947 वाला जो लास्ट ये एक्ट था ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिया में, वो फोर्स में कब आया था? कुछ डेट आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि ये 18 जुलाई 1947, क्योंकि डायरेक्ट डेट भी पूछते हैं इसमें। फिर बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज अडॉप्टेड, ये नेशनल पॉलिसी में कब? ये जब स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था 1905 में, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो 1906 से जो चलाया गया तो इसमें सबसे क्लोज आंसर डी ही होगा। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसने अडॉप्ट की थी? लॉर्ड कर्जन ने। गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? ये था सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। गदर पार्टी 1913 में जो बनाई गई थी रिवोल्यूशनरी टेररिज्म में, उसमें आपने देखा होगा, मैंने वीडियो पहले डाल रखा है इसमें, आप देख लीजिएगा उसको। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ मिलिटेंट, मतलब मिलिटेंट नहीं था ये, मॉडरेट कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले ऑब्वियसली। ये तो लाल बाल पाल थे, पाल हो गए, और ये बाल हो गए, और ये लाल हो गए। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो आप सब जानते हैं, मैं कितने बार आपको बता चुका हूँ, दादा भाई नौरोजी, पारसी थे ये। 65 है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो पहले सचिंद्र नाथ सैन्याल बने थे, क्योंकि वो काफी सबसे मतलब ओल्ड थे, और फिर 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। 65 का ए। व्हेन वाज न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम, ये सबसे पहली बार कब होस्ट किया गया था? 31 दिसंबर 1929 में, राबी नदी के किनारे, जब लाहौर का सेशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे, इस कांग्रेस के सेशन के। भूदान मूवमेंट कहाँ से चालू हुआ था? ये आंध्र प्रदेश से चालू हुआ था। विनोबा भावे एक्चुअली कुछ ये कोई सभा कर रहे थे, तब किसी लैंडलॉर्ड ने बोला था कि चलो मैं लैंड दे देता हूँ, ग्राम दे देता हूँ, तो तब से ही चालू हो गया था ये। 67 का ये। राइट टू इक्वलिटी 5 आर्टिकल में है, और कौन कौन से है? 14 से 18 तक है। देखिए 12 में ये 12 और 13 में ये राइट टू इक्वलिटी वाला एग्जैक्टली आर्टिकल नहीं। 13 में वो लॉ की डिफिनेशन देते हैं कि कौन कौन से लॉ नहीं होगा, और वो स्टेट की डिफिनेशन देते हैं। 69 में द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। ये मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से फीचर कौन कौन सी कंट्री से लिए गए हैं, आप उसको जरूर देख लेना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। सरकारिया कमीशन बनाया गया था सेंटर और स्टेट के रिलेशन के लिए, गवर्नर के लिए, और कई सारी चीजें हैं सरकारिया कमीशन में। तो इसका होगा 70 का डी। 71 है किस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस पार्ट में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स ये मेंशन किया हुआ है? ये है 11th पार्ट में, तो 71 का बी है। फिर 72 में कह रहा है अगर प्रेसिडेंट भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन कर दिया है, तो फिर कौन बनेगा? तो प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट, वो नहीं होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑब्वियसली, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये बने भी थे एक बार, हिदायतुल्ला करके, मोहम्मद हिदायतुल्ला थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और वो राष्ट्रपति बने थे कुछ दिनों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लेटर डेट में ऐड किया गया है, ये है फ्री लीगल एड, और ये आंसर है इसका सी।
देखिए, फ्री लीगल एड मतलब होता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी गरीब लोग हैं उनके, अगर वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट उसका अरेंजमेंट करेगी। और आर्टिकल 39A के तहत ये जोड़ा गया था बाद में डीपीएसपी में, तो आप इसको याद रखिएगा, फ्री लीगल एड। आर्टिकल 39A इज रिलेटेड टू फ्री लीगल एड। जुडिशियल एक्टिविज्म ये किससे रिलेटेड है? पब्लिक इंटरेस्ट, ये पिटीशन या फिर पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यूनियन बजट पर, ये देखिए करंट से रिलेटेड सवाल है, इसमें कौन सी पेंशन स्कीम, अटल पेंशन उस टाइम स्टार्ट की गई थी। एफडीआई लिमिट ये इंश्योरेंस की बढ़ा के कर दी गई है, ये 49%, ये 2015-16 में। शेडो बैंकिंग क्या होती है? शेडो बैंकिंग का मतलब होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, तो बी आंसर होगा इसका। 78 क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। एमएनसी कौन कौन सी इंडिया में? तो आप देखेंगे 1 2 3 4 सब है। HUL है, सैमसंग भी है, और ये भी है, LG भी है, क्रेस्टकीन भी है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है, अब 382 है। डेंसिटी मतलब होता है कि कितने 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है तो उसमें कितने लोग रहते हैं, कि नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। सबसे ज्यादा बिहार की है, 1107 के करीब है, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की। ये आपको याद होगा, मैंने सेंसस ऑफ इंडिया पे वीडियो बना रखा है, आप उस पर देख लीजिएगा पूरा। फिर इसमें पूछा है कि किस डिकेड को डिकेड ऑफ जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं, तो वो है इसका आंसर 1991 से 2000 तक वाले डिकेड को। फोक डांस ऑफ मेघालय कौन सा है? लोहो। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2014 में मिला था शशि कपूर को, 2015 में मिला था मनोज कपूर को। फिर ये उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये कहाँ पे है? लखनऊ में है ये। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये यूपी में कहाँ पे है? मेरठ में है। मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इंडिया में कौन सी है? ऑलिवियल ऑब्वियसली होगी, और ये नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में पाई जाती है, यूपी और बिहार के एरिया में काफी है ये। फिर ये जनरली ओरो बेंच वीड ये कहाँ पे पाई जाती है? ये टोबैको फील्ड में पाई जाती है। हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट ये आपको याद रखना चाहिए, सोयाबीन में होता है सबसे ज्यादा। जितने भी जो भी फूड या अवेलेबल है फूड ग्रेन्स, सबसे होता है ज्यादा होता है सोयाबीन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्किंग कैपिटल? कौन सी नहीं? ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, इसका आंसर मेरे हिसाब से तो लैंड रेवेन्यू वाला होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया हुआ इरिगेशन। आप बताइए कौन सा होना चाहिए, कुछ आप भी ट्राई करिए इसमें। प्रॉपर सीड रेट ट्रांसप्लांटिंग का उस टाइम का क्वेश्चन है ये, 20 to 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर है ये बासमती राइस का। डीवैल्यूएशन ऑफ मुद्रा मतलब, जैसे अगर डीवैल्यूएशन करते हैं, डीवैल्यूएशन का मतलब होता है सरकार खुद अपनी जो भी करेंसी है उसकी वैल्यू घटा देती है, जैसे चाइना ने किया था अभी युआन को। वो इसलिए करते हैं कि उससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर देखिए जैसे $1 अभी 50 रुपए में है, और अगर हम इंडियन गवर्नमेंट उसको डीवैल्यू कर देगी तो 60 कर देगी, तो एक्सपोर्टर्स को फायदा हो जाता है उससे और इम्पोर्टर्स को घाटा हो जाता है। तो सी आप याद रखिएगा, डिवैल्यूएशन से डायरेक्ट एक्सपोर्टर को फायदा होता है, इम्पोर्टर को घाटा होता है। कौन सी एनबीएफसी को लाइसेंस दिया गया था? आईडीएफसी और बंधन, ये तो आपको पता ही होगा। सी आंसर। लॉन्ग टर्म पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी किसने अनाउंस की थी? वीपी सिंह ने। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन सा है इसमें? वेल्थ टैक्स था, वो भी अब अबॉलिश कर दिया गया, अब खत्म हो गया वैसे वो। आरबीआई डज नॉट ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? ऑब्वियसली इसमें जम्मू कश्मीर होगा, क्योंकि इसमें 370 आर्टिकल ही है इसमें पूरा। तो 95 का बी है। इनकम टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? जेम्स विल्सन ने, इंडिया में। और मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेचुटी कितनी है? 10 लाख रुपए है। पैन जो कार्ड होता है ये, और ये इसमें 10 डिजिट का ये नंबर होता है, तो इसमें जो फोर्थ वाला पी है इसका मतलब होता है इंडिविजुअल। आपने देखा भी होगा इसमें। 99 था कि इन 2011 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन ये इंस्टॉल किए गए थे किसकी रिकमेंडेशन पे? मालेगाम कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पे। याद रखिएगा, मालेगाम कमेटी ने रिकमेंड किया था 2011 में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को इंस्टॉल करने के लिए। 100 है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की एक्सीडेंट इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कितना? 1 लाख और 30 हजार, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये बाकी देखिए, अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इसको।
फोर्थ पार्ट होगा ये यूपीपीएससी जो रिव्यू ऑफिसर का पेपर होता है जो 27 नवंबर को है, उसका कुछ लोगों ने बोला था सॉल्व पेपर लाने के लिए, तो ये हम सॉल्व पेपर लाए। सबसे पहले ये पिछले साल का पेपर है, 2000 का पेपर, 2014 का पेपर था ये, 2015 में हुआ था। 3 पार्ट इसके देख चुके हैं, ये लास्ट पार्ट होगा, इसमें कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जीएस एक होता है पेपर, इसमें 140 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, और फिर एक हिंदी का होता है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जीएस वाला पेपर देख रहे हैं। अगर आपको और पेपर भी चाहिए, जैसे इसका जो यूपी ये आरओ का मेंस पेपर हुआ था, तो आप कमेंट में बताइएगा करके, अगर आपकी जरूरत होगी तो ही मैं बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। तो ये है इसमें, और 100 क्वेश्चन देख चुके थे, 101 है। इफेक्टिव लिटरेसी रेट जो इंडिया में कैलकुलेट करते हैं, वो उसमें पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं 7 साल से ऊपर की। या आप एनसीईआरटी की अगर ज्योग्राफी पढ़ोगे, उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि 7 साल से ऊपर जो भी लोग हैं, अगर वो एक लैंग्वेज में पढ़ भी सकते हैं और उसी में लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, तो वो लिटरेट माने जाते हैं। इंडिया में लिटरेसी की डिफिनेशन काफी खराब है, मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या डिस्टर्ब करता है? लुम्बरिंग, लुम्बरिंग का मतलब होता है वुड कटिंग इंडस्ट्री। ये कनाडा और इन सब कंट्रीज में काफी पॉपुलर है, तो इसीलिए ये इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है ये। हमस का एग्जाम्पल है ये ऑर्गेनिक कोलाइड्स का। जेरिक कंडीशन का मतलब होता है लो ह्यूमिडिटी, लो मॉइस्चर। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, 105 का ए है। सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन से। ये बाकी जो हैवी रेन, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग से तो सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर दोगे तो सॉइल वहाँ पे जो बंद के रहती है वो नहीं हो पाएगी, और फॉरेस्ट जो ट्रीज होते हैं वो सॉइल को काफी बांध के रखते हैं। हैवी रेन से तो सॉइल की शीट इरोजन हो जाता है, ओवर ग्रेजिंग से भी हो जाती है सॉइल इरोजन। तो ए फॉरेस्टेशन होगा जिससे कि प्रिवेंट होती है। लखनऊ की जो बाउंड्री है वो किससे टच होती है? बलिया से। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इफेक्टिव, कौन सा मोस्ट इफेक्टिव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए? वो है इंक्रीजिंग यूज ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स, 108 का होगा ए। सेंसस ऑफ इंडिया जो 2011 है, उसका हमने वीडियो बना चुक रखा है, इंडिया का भी और यूपी का भी, तो आप उसको देख लीजिएगा जरूर। उसमें अर्बन पॉपुलेशन पूछ रहा है, तो ये 31.24 होती है करीबन, 31.64 होती है करीबन, ये आप देखिएगा, लेकिन इसमें ये डी दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये मेट्रो सिटी किस किस में, कानपुर में भी हो गया, इलाहाबाद में भी थोड़े दिन पहले चालू हो गई थी, वाराणसी में भी, सिर्फ आगरा में नहीं हुई, तो इसका आंसर होगा सी, बी नहीं होगा। कोल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? देखिए लेटेस्ट डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे उड़ीसा है। तो ये अभी का आप याद रखिए, लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है कोल का वो है छत्तीसगढ़, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में कौन होगा? ये एरिया के टर्म में ऑब्वियसली अफ्रीका होगा। ये देखिए लिस्ट दी हुई है, सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, और फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये कॉन्टिनेंट की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट दी हुई है, मतलब सबसे बड़े से छोटा। अरावली रेंज कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में ऑब्वियसली। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? महानदी। आपने देखा ही होगा, मैंने रिवर वाला वीडियो बना रखा है, उसमें जितनी भी इंडिया में रिवर्स हैं और जो डेल्टा डेल्टा फॉर्म करती हैं, पूरा उनका एक्सप्लेनेशन है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है। बेटवा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की, तो उसी को ज्वाइन करेगी ऑब्वियसली। 15 का बी। टिपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव है, किस कॉन्टिनेंट में पूछ रहा है? एशिया में है। मैक्सिको सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है सिल्वर। देखिए ये पूरा मिनरल्स की, क्रॉप्स की, इंडिया में कौन कौन सा स्टेट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, कहाँ कहाँ रिजर्व है, और पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया में क्या पोजीशन, वो मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। कौन सी सिटी 118 में पूछ रहा है सुपीरियर पे लोकेटेड है? वो है डुलुथ। ये एच बी जे जो ये गैस पाइपलाइन है, इसको कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? ये गेल है ये। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है एक्चुअली, है गेल है, इसका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्डमम? इलायची के लिए कौन सा नॉट नोन पूछ रहा है, नोन नहीं पूछ रहा है। इसका आंसर होगा उड़ीसा। कितने स्टेट इंडिया में कोस्टल है? 9 है। अगर आप इधर से चालू करोगे तो गुजरात हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, और फिर ये तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर ये उड़ीसा, और फिर वेस्ट बंगाल। तो टोटल आप अगर देखेंगे
एक कर्नाटक भी है बीच में इधर, तो 9 है स्टेट। सरगासो सी ये आपको अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाया जाता है, सी वीड होती है एक्चुअली ये। टिपिकल मैरीन वेजिटेशन है ये। 22 का डी है। कौन सी लेक को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं? वो है ये प्लिटिवाइस लेक ऑफ क्रोशिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट तमिलनाडु है। इसका आंसर ही गलत दिया हुआ है। मैंने बना रखा है आपको लार्जेस्ट क्रॉप मिनरल्स का कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है स्टेट वाइज, और पूरे इंडिया की क्या पोजीशन है, रिजर्व कहाँ कहाँ पे है। मीठी रिवर मुंबई की कहाँ से ओरिजिनेट होती है? विहार लेक से। 25 का है बी। हिस्टोरिक जो स्टैचू, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये उस टाइम पे ब्रिटेन में किया गया था, पार्लियामेंट स्क्वायर में। किस कंट्री ने टॉप किया टाइम्स वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में? ये 2015 की रैंकिंग थी, उस टाइम का करंट अफेयर है। सी हार्वर्ड थी। नयना इज अ न्यू सिटी टू बी सेट अप अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट? नवी मुंबई। ये कंजेशन कम करने के लिए, ट्रैफिक कम करने के लिए। लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट आया था आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल के ऊपर, उसमें से कौन सा ट्रू है? ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है ए, यानी कि हाई कोर्ट्स कैन नॉट एंटरटेन रिट पेटिशंस अगेंस्ट वर्डिक्ट ऑफ एएफटी, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल। हाई कोर्ट नहीं कर सकते एंटरटेन जो भी पिटिशंस से इनके एएफटी के वर्डिक्ट के खिलाफ होंगी। नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल, ये जो सेंटर है ये कहाँ पे है? वाराणसी में है। और ये मतलब ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे क्या क्या करता है? छैट एंड खजरी सेंटर्स, ये और वाराणसी में। लखनऊ बॉय किसने लिखी थी? विनोद मेहता ने, काफी जाने माने पत्रकार थे। कौन सा नेशनल पार्क ने ड्रोन और या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी चालू कर दिया था? वो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एडिटेड एज एडिटर इन चीफ ऑफ गार्जियन न्यूज़पेपर? वो है उस टाइम की करंट अफेयर है कैथरीन विनर। मीठी वर्दी न्यूक्लियर प्लांट, ये इंडिया और यूएसए के बीच में कोलेबोरेशन से बनने का प्लान हो रहा है। रैंक ऑफ इंडिया इन स्टील प्रोडक्शन, ये था थर्ड, अभी शायद थर्ड चल रहा है। लेटेस्ट कुछ ज्यादा नहीं, अभी शायद फोर्थ चल रहा है ये। उस टाइम की न्यूज थी थर्ड। एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष जो है वो इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट 7 वैक्सीनेबल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है। ये जितने भी 2 साल के बच्चे या प्रेग्नेंट वुमेन थी उनको 7 बीमारियों से बचाने के लिए है, जो कि डिप्थीरिया, वुपिंग कफ है, टेटनस है, पोलियो है, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स है, हेपेटाइटिस बी 2020 तक, मतलब इम्यूनाइजेशन बढ़ाने के लिए। आजकल इसमें जापानीज इंसेफेटाइटिस इंसेफेलाइटिस, रोटावैक और हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा टाइप बी के भी जो वैक्सीन है वो दिए जा रहे हैं। टाइलर प्राइज है ये जो प्रेस्टिजियस, ये किस में दिया जाता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में। फिर ये उस टाइम की न्यूज है सेक्शन 66A ऑफ आईटी, ये किसका वायोलेशन था? आर्टिकल 19। फिर है कितने रिसेंटली ये जो 17 ये मेगा फूड पार्क हैं, इसमें से कितने अप्रूव किए गए हैं? हैज बीन अलॉटेड टू स्टेट एजेंसी, कितने स्टेट एजेंसी को अलॉट किए गए हैं? वो है 7। तो ये है पूरा आरओ का जीएस वाला पेपर। 140 क्वेश्चन है, 60 होते हैं हिंदी में, और बाकी फिर मेंस होता है इसमें। उसमें भी जीएस आती है, फिर हिंदी भी आती है, और काफी निबंध निबंध आता है। मेंस का पेपर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर और कोई पेपर चाहिए तो बताइएगा। ये 2015 में पेपर हुआ था, और ये 2014 का पेपर था एक्चुअली। तो ये यूपीपीएससी में काफी, मतलब जैसे अभी 2014 का रिजल्ट भी नहीं आया है, काफी लोग वेट कर रहे हैं इसमें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग यार, इसमें कमेंट करके जरूर बता देना कि और अभी आरओ से रिलेटेड क्या क्या चाहिए, तो मैं उसमें उसी हिसाब से फिर करता जाऊंगा, और बाकी लोगों को भी शेयर कर देना।